I think now I'm audible to everyone. So we have with us is our first chapter for business communication, introduction to business environment and communication. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? मतलब शेयर करना अपने कॉमन या अपने बिलीव्स को शेयर करना, अपना मैसेज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना। सिर्फ वो कम्युनिकेशन नहीं है, उसको समझना, उसको डिकोड करना, एनकोड करना, वो सब कम्युनिकेशन में आता है। अब जो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो हम प्रोसेस जो इंक्लूड करते हैं कुछ एक्टिविटीज, जैसे थॉट्स को अरेंज करना, कोडिंग योर थॉट्स इनटू साइंस, सिंबल एंड वर्ड्स, सेंडिंग आउट कोडेड मैसेज थ्रू अ चैनल एंड रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। मतलब अपना मैसेज को शेयर करना मतलब कोड और डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना आपने जो बोला है। लेट्स से मैंने आपको बोला कि जस्ट टू सेंड दिस रिव्यू विद इन दिस टाइम स्पैन। अब कौन से टाइम स्पैन में कौन सा रिव्यू, वो अंडरस्टैंड कर पाना। अगर आप अपना मैसेज क्लियर नहीं भेजोगे तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है कि आपने जो बोला है उसका कॉन्टेक्स्ट करेक्ट है या नहीं है। जैसे बाइक है, बाइक जो टर्म होती है वो बाइसाइकिल्स के लिए यूज होती है। जैसे मैंने बोला आई वांट टू बाय अ बाइक, तो इफ आई एम रेफरिंग बाइक एज इन मोटर बाइक इन इंडिया और बाइक एज इन बाइसाइकिल्स इन द यूएस। क्या होता है? बेसिक्स ऑफ हमारे कम्युनिकेशन क्या है? बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारा पूरा प्रोसेस इन्वॉल्वड है, जिसमें फीलिंग्स, इन्फ्लुएंस, जो भी हम हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो आता है हमारे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अब सोर्स और सेंडर कौन होता है? जिसने हमारा मैसेज भेजा। जैसे मैं आपको ये कन्वे कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं हूँ सेंडर। अब मैं उस सोर्स के थ्रू कुछ भी कर सकती हूँ, नॉलेज शेयर कर सकती हूँ, या लैंग्वेज स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स, ये सब क्या है? सोर्स और सेंडर भेजता है। अब मैसेज क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे वो बुक उठा के दो। अब ये मैसेज क्या है? ये एक वेग मैसेज है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर मैसेज नहीं है। अब मैसेज जो हम स्पोकन भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, साइन सिंबल उसके अंदर। जैसे मैंने बोला मुझे पानी पीना है, तो मैंने अपने दोस्त को बोला प्लीज इसे वाटर लेके आओ। ये मैंने क्या है? स्पोकन है, बट मैंने ऐसा साइन लैंग्वेज किया पानी का, तो वो क्या है? वो हमारा किसमें आता है? नॉन वर्बल में। अब चैनल और मीडियम क्या होते हैं? चैनल और मीडियम रेफर्स टू कि हमने किस तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट किया। मतलब रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, न्यूज़ है। न्यूज़ हर कोई आपको घर पे आके नहीं बताएगा, तो वो ब्रॉडकास्ट होगी। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कॉल करके बोला कि आज रात 8 बजे मीटिंग है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, सामने से बात करना, ये सब क्या हमारे चैनल या मीडियम है, चैनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हमने कौन सा डिलीवरी मेथड को यूज किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं हूँ सेंडर और आप पढ़ रहे हो, वो कौन है? रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? वो दूसरी पार्टी है हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस की, जिस पे बहुत मतलब कंट्रोल होता है मैसेज का। जो मैंने मैसेज भेजा वो उसको उस मैनर में इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब जैसे मैंने आपको प्यार से बोला मुझे पानी दे दो, मे बी वो उसे, अगर मैं कहूँ पानी दे दो, मे बी वो उसे इंटरप्रेट करेगी आई एम बीइंग रूड, या मैं कुछ ऑर्डर चला रही हूँ। ये सब जो हमारा रिसीवर है वो हमारा जो इंटरप्रेट करता है वो मैसेज किससे करता है? वर्ड से, लैंग्वेज से, टोन से। और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि मैसेज को वो उस तरह से इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है जो हमारी इंटेंशन थी। फीडबैक क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने किस तरह से कम्युनिकेट किया। जैसे यूट्यूब चैनल से मैंने आपको कम्युनिकेट किया। यूट्यूब क्या है? मेरा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। आप क्या हो? रिसीवर हो। फीडबैक क्या है? अब जैसे अगर आप कमेंट करके डालोगे कि आपने अच्छा पढ़ाया है या आपने बुरा पढ़ाया है, या आप इसको ऐसे सही करो या वैसे सही करो, वो क्या आपका फीडबैक है? वो क्या है? रिस्पॉन्स है। कभी कभी क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स इंटेंशनल भी होता है, अनइंटेंशनल भी होता है। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने कुछ बोला और मैंने एकदम से रिस्पॉन्ड कर दिया, या मैंने कुछ इस तरह से अपना साइन या ऐसे कुछ दिया जिससे उसने एक मैसेज रिसीव कर लिया। वो इंटेंशनल भी हो सकता है, कुछ अनइंटेंशनल भी हो सकता है। To the sender's message constitute feedback. The feedback is a message in itself composed by the receiver and sent to the source. Feedback can be verbal and non-verbal. अब एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है कि किस एनवायरनमेंट में मैं मैसेज दे रही हूँ। जैसे मेरा बॉस है, अगर वो मेरी शादी में आएगा, तो मेरा बॉस अगर मुझे शादी में बोले कि आपको ये काम करके ना कल प्रेजेंट करना है, तो वो उस एनवायरनमेंट में मतलब फिट नहीं बैठता है। एक ना एम्बियंस जरूरी है। जैसे मुझे कोई अपनी बिजनेस मीटिंग करनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी ऐसे शांत से रेस्टोरेंट में जाऊंगी जहाँ पे ज्यादा म्यूजिक ना हो, ताकि जो भी मैं बोलूँ वो सुन सके। लेकिन अगर किसी में लाउड कैफे में जाके करूंगी, तो ना तो सेंडर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा ना रिसीवर। अब कंटेक्स्ट क्या होता है कि आपने जो मैसेज भेजा है उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका जैसे अगर कोई मेरा फ्रेंड आएगा मेरी शादी में या किसी के फ्यूनरल में, तो वो क्या है? वो एक सिचुएशन है, तो वो भी उस हिसाब से बात करेगा। अगर मेरा बॉस मेरे किसी पर्सनल उसमें आता है, तो वो सिचुएशन को देख के चलेगा कि कल्चर, टाइमिंग, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, इस सबसे कंटेक्स्ट होता है। अब मेरा और मेरे बॉस का क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कंटेक्स्ट मोस्टली क्या रहेगा? फॉर्मल। लेकिन मेरे फ्रेंड के साथ मेरा हमेशा क्या रहेगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये सब बहुत डिपेंड करता है हमारे कंटेक्स्ट पे कि मैसेज का कंटेक्स्ट क्या है, किस रेफरेंस में आप बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अब नॉइस नॉइस होती है। नॉइस हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम अपना जो, अब मैं अगर आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ, लेट्स से मैं आपको यूट्यूब के थ्रू कर रही हूँ, अगर मेरा इंटरनेट वीक है, तो वो क्या होगा? वो एक नॉइस में आता है। या मैं किसी से बहुत फॉर्मल बात कर रही हूँ, लेकिन बाहर दिवाली के पटाखे चल रहे हैं, मुझे कुछ सुन नहीं रहा है, वो सब क्या नॉइस है। नॉइस साइकोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। साइकोलॉजी जैसे मेरा बहुत मूड खराब है या मेरे साथ पर्सनल लेवल पे कुछ हो गया, तो मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो, वो भी एक नॉइस है। नेक्स्ट है हमारा 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब क्या-क्या इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन में। हमारा जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, वो साउंड होना चाहिए। क्लियर एंड साउंड मतलब एज़ इन कि आप जो बोलना चाहते हो वो दूसरे वाले को समझ आना चाहिए, लाउड एंड क्लियर हो। ऐसे नहीं घुमा-फिरा के आपने कुछ बोला है, या जो आपने बोला है उसमें वो मैसेज नहीं है जो आप कन्वे करना चाह रहे हो। जैसे मैंने बोला मैं अगर कहीं जॉब करती हूँ, वहाँ 20-30 एम्प्लॉइज़ हैं, मैंने बोला कि मुझे ये पीडीएफ भेज दो। अब मैंने किसको बोला? कौन-सी पीडीएफ? हमारा मैसेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। मैंने सबको मेल करके भेज दिया कि सेंड मी द पीडीएफ, व्हाट पीडीएफ? सेंड मी योर डिटेल्स, व्हाट डिटेल्स? कंसाइज़ मतलब कंसाइज़ होता है कि आपका जो मैसेज है ना वो बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए।
ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी मतलब बोल दिया, आपके मैसेज में कोई फ़िल्टर्स नहीं है या आपका मैसेज बहुत रिपिटेटिव है। मैंने मैंने आपको एक मेल ड्राफ्ट करके भेजा अपने कोऑर्डिनेट को या सबऑर्डिनेट को सॉरी कि मैंने एक मेल उनको ड्राफ्ट करके भेजा कि आप ना मुझे लेट्स से बिज़नेस कम्युनिकेशन की पीडीएफ भेजना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो पीडीएफ है उसमें से मुझे ना ये वाला चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा कि मुझे ना आप मैसेज के थ्रू भेज देना बिज़नेस कम्युनिकेशन की पीडीएफ। वो क्या है? वो मेरा मैसेज बहुत रिपिटेटिव हो रहा है। अगर मैं बहुत कंसाइज़ लिख दूँ कि मुझे बिज़नेस बिज़नेस कम्युनिकेशन की पीडीएफ का फर्स्ट चैप्टर चाहिए, तो वो क्या है? एक कंसाइज़ है, वो ब्रीफ टू द पॉइंट है, बहुत घुमा-फिरा के नहीं है। रीड आउट अननेसेसरी सेंटेंसेस। जैसे अगर मुझे कोई अपने बॉस को कुछ लेटर भेजना है कि टू द बॉस और ये सब, उसके बाद मैंने मैसेज लिख दिया कि मुझे ये प्रेजेंटेशन कल प्रेजेंट करनी है, लेकिन मैं लिखने लग जाऊँ कि सॉरी मैं आज लेट भी हो गई थी और आज मुझे जल्दी जाना है और ये काम है वो काम है, वो क्या है? अननेसेसरी सेंटेंसेस है, वो मेरे मैसेज से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। तो कंसाइज क्या होता है? ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। concrete concrete क्या होता है? The message should be concrete, which means that it should have all necessary details presented in the focus manner, readily consumable and being understood. अगर मुझे बहुत अर्जेंसी में कुछ मैसेज भेजना है तो क्या होना चाहिए? मेरे जो डिटेल्स हैं वो जो नेसेसरी डिटेल्स है, आप अगर आप मैगी लेते, मैगी आती है आपके पास, मैगी के पीछे लिखा होता है हाउ टू कुक, तो उसमें नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए कि कुक इट फॉर बॉयल वाटर फॉर 3 मिनट्स, पुट द मैगी, पुट द मसालास एंड देन कुक फॉर अनदर 2 मिनट्स एंड योर मैगी विल बी रेडी। वो क्या है? नेसेसरी डिटेल्स है, फोकस मैनर में और रेडीली कंज्यूमेबल है। मतलब आपने जो पढ़ लिया आप अब उसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर सकते हो। यूं नहीं कि अब आपको गूगल पे दोबारा से चेक करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं ऐड कर सकते। आप टी-शर्ट्स पे साइन देखते होगे कि ये हैंड वॉश है या ये ड्राई क्लीन प्रोडक्ट है, तो वो क्या है? आपको नेसेसरी डिटेल्स प्रेजेंटेड है और ऐसे प्रेजेंटेड है कि वो आसानी से समझ आ जाए। अब करेक्ट क्या है? मैसेज शुड बी करेक्ट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए जो आप बोल रहे हो वो फैक्चुअली करेक्ट हो। ऐसे नहीं कि मैं न्यूज़ चैनल पे चली गई और उन्होंने बोला कि लेट्स से कंट्री ए और कंट्री बी में वॉर चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मुझे यही नहीं पता कंट्री ए और कंट्री बी क्या है या कंट्री ए और कंट्री बी में क्या चल रहा है और मैं कुछ भी बोलने लग जाऊँ तो वो क्या है? वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और उसमें बहुत एरर्स होंगे। तो मैसेज हमारा फैक्चुअली करेक्ट और फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए। अब करेक्टनेस किस में? हमारे लैंग्वेज में और फैक्ट्स में। अगर मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ। लेकिन मैं अगर मेरी कंपनी की सीईओ से बोलने लगूँ आप कैसे हो? आओ खाना खाओ, ये करो, वो करो और घर पे क्या चल रहा है? ऐसे नहीं हो सकता ना। हमारा मैसेज करेक्ट होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए और उसकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट होता है द मैसेज शुड बी कंपोज्ड इन अ लॉजिकल फैशन टू मेक इट ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल टू द रिसीवर। अब लेट्स से मुझे 10 शेयर्स है, शेयर ए शेयर बी और ऐसे करके शेयर 10 तक का मुझे कुछ रिव्यू देना है या मुझे बताना है कि कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो मैं उसको मुझे उसको इस मैनर में बताना चाहिए कि जो इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं जानता है वो भी उसको समझ जाए। जैसे हम लोग को कुछ प्रेजेंटेशन देनी है तो हम अभी क्या बनाते हैं? बार्स बनाते हैं, हिस्टोग्राफ्स बनाते हैं और पाई चार्ट्स बनाते हैं। वो क्या है? वो इजीली मुझे समझ आ सकता है। या मुझे जैसे लेट्स से दिल्ली या बॉम्बे का रेशियो दिखाना है कि दिल्ली में कितनी वुमेन है और कितने मेन है, तो मैं अगर ऐसे बहुत बहुत लंबे लंबे मैसेजेस में काउंट लिखने लगूँ, इससे अच्छा मैं अगर पाई चार्ट बना दूं कि लेट्स से 20 करोड़ पीपल रिसाइड इन दिल्ली, आउट ऑफ विच 12 करोड़ आर मेल एंड रेस्ट 8 करोड़ आर फीमेल, तो मैं उसको एक पाई चार्ट में दिखा सकती हूँ। ये क्या है? लॉजिकल फैशन है और ये इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है रिसीवर के लिए। कंप्लीट मैसेज शुड बी कंप्लीट। ऐसे नहीं जैसे मुझे दवाई दे दो एक्स वाई जेड। अब या डॉक्टर ने बोला कि आपको लेट्स से कैप्सूल ए खाना है 2 टाइम्स। अब उसने 2 टाइम्स तो बोल दिया लेकिन ये मैसेज कंप्लीट नहीं है कि बिफोर माय ब्रेकफास्ट और आफ्टर माय ब्रेकफास्ट और ड्यूरिंग माय लंच और आफ्टर माय डिनर। ये सब क्या है? इनकम्प्लीट मैसेज। आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि उसपे क्वेश्चंस ना अराइज हो बहुत ज्यादा। कोर्टियस मतलब कि आपका मैसेज पोलाइट और पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर बॉस अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि हमारा ये टारगेट है, हमें 20,000 बुक्स विद इन 1 वीक सेल करनी है, तो मैं उसे अगर मैं उसे ऐसे बोलूँ कि इसको आप बेच के आओ 1 हफ्ते के अंदर, दैट इज रूड। हमारे जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे बोलूँ कि प्लीज दिस इज द टारगेट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट, नो नो शुड बी नो डिलेज शुड बी देयर, तो ये क्या है? हमारा मैसेज क्या है? ये पोलाइट है, पॉजिटिव है। या मैं उसे कहूँ कि इफ यू कंप्लीट इट आई विल गिव यू दिस रिवॉर्ड या ये सब चीजें। अ कोर्टियस मैसेज विल ऑलवेज बी एम्ब्रेस्ड बाय द रिसीवर एज इट इज ओपन एंड कैंडिड। मतलब अगर आप मैसेज को बहुत पोलाइट और पॉजिटिव रखोगे तो जो रिसीवर है वो भी उसको ओपनली लेगा और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है या उसके लिए कुछ क्वेश्चन है तो वो अराइज करेगा। अदरवाइज जो कम्युनिकेशन का हमारा प्रोसेस है वो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिव्यू नहीं है, वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। Corporate communication refers to the activity of an organization communicating with its internal and external stakeholders. Internal stakeholders और external stakeholders क्या होते हैं? हमारे दो टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं जो इंटरनल, जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, मतलब हमारे एम्प्लॉइज हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो हमारे कंपनी से रिलेवेंट है और हमारे इंटरनल इंटरनल पर्सनल से रिलेवेंट है, वो होते हैं हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, हमारे इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, कस्टमर्स है, रेगुलेटरी है, मीडिया है, ट्रेड एसोसिएशन है, सप्लायर्स है। ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो जनरली हमारे बिजनेस से रिलेवेंट चीजें होती हैं। जैसे कि हम ये पॉलिसी को चेंज करते हैं, हम एम्प्लॉइज को 9 to 5 नहीं 10 to 6 बुलाएंगे, या हम एम्प्लॉइज को सिर्फ मंडे से फ्राइडे काम करवाएंगे, सैटरडे उनका ऑफ रखेंगे, या हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या ये हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ये सब क्या है? हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स के डिसीजन है। और वहीं हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं कॉम्पिटिटर्स, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट है। मान लो पेप्सोडेंट ने 1+1 लॉन्च किया, ये क्या है हमारा?
कॉम्पिटिटर या कस्टमर्स है, कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो गई कि कस्टमर्स अब जेल बेस्ड, मतलब जो जेल बेस्ड वो यूज करना चाहते हैं, टूथपेस्ट यूज करना चाहते हैं। या मीडिया है, मीडिया ने क्या कहा कि जो कोलगेट है वो ये चीजें गलत कर रहा है, या उसमें एक ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो लोगों को पता लग गया कि दिस इज नॉट गुड फॉर कंजम्पशन। ये सब हमारा मीडिया है। सप्लायर्स है, सप्लायर्स ने देखा कि हम लोग सही से पे नहीं कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने सप्लाई रोक दी, जिससे क्या है हमारी प्रोडक्शन रुक गई। ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। फिर आता है हमारा फंक्शंस ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। दो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट के। एक होता है हमारा पीआर और एक होता है हमारा कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। पीआर क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत उस पे कि ये तो इनका पीआर स्टंट है, या ये तो इस गवर्नमेंट का पीआर स्टंट है, या इस एक्टर का पीआर स्टंट है। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन टीम जो होती है, इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू अ बिजनेस टू हाउ अ बिजनेस कम्युनिकेट्स विद द पब्लिक इन जनरल इंक्लूडिंग द मीडिया। पीआर टीम हमारी वो टीम होती है जो हमारी पब्लिक की एंगेजमेंट क्रिएट करके रखती है। एंगेजमेंट क्रिएट कैसे? जैसे लेट्स से कोई नया एक्टर आया इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री की पीआर टीम क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि वो हमारे पब्लिक के रेलेवेंस में रहे, या वो मीडिया उस पर बहुत फोकस करे ताकि वो फेमस हो। और ऐसे अलग अलग स्टंट्स करती है, वो ऐसी चीजें करती है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट कुछ करती है, मान लो उन्होंने क्लीनेस्ट ड्राइव चलाई और कोई एमएलए या सीएम आया, उसने बस ऐसा सफाई करते हुए फोटो खिंचवा दिया, वो क्या है, उनका पीआर स्टंट है। द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय पीआर प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोडक्ट लॉन्च। अब अभी रिसेंटली विश्वविद्यालय पे एक मेंदेक्सपी करके यूट्यूबर्स आए हुए थे। वो क्या कर रहे थे, वो लोगों से उनका इंटरव्यू ले रहे थे कि आपको बजाज पल्सर के बारे में मालूम है, आपका क्या रिव्यूज हैं, या आपको कौन सी बाइक पसंद है, या आपको उनकी कौन सी एड है जो बहुत ध्यान में है। वो क्या है, वो उनका पीआर स्टंट है, ताकि वो अपने नया जो उनका प्रोडक्ट आने वाला है उन्हें लॉन्च कर सके। ड्राफ्टिंग एंड सर्कुलेटिंग प्रेस रिलीज, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट अपनी प्रेस रिलीज देती है। प्रेस रिलीज होता है मतलब क्वेश्चंस विद द प्रेस, या उन्होंने कुछ अगर मैसेज सर्कुलेट करना है तो वो जनरली प्रेस रिलीज के थ्रू करती है। ये सब क्या है, हमारे बहुत एजेंसीज होती है, ये पीआर रिलेशन होते हैं। द पीआर कम्युनिकेशन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग रेगुलर कम्युनिकेशन ऑफ द मेजर एंड माइनर इवेंट पर्टेनिंग टू द कंपनी थ्रू प्रॉपर चैनल्स। जैसे लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया, या जैसे ऑडी ने डिसाइड किया कि ऑडी अपनी कोई नई कार लॉन्च करने वाली है, जो कि बहुत डिफरेंट होने वाली है, या हाइब्रिड होने वाली है, इलेक्ट्रिक होने वाली है। तो वो क्या करेगी, वो अपनी पीआर टीम के पास जाएगी, कहेगी कि आप इस प्रोडक्ट के लिए एक हाइप क्रिएट करो, या लोगों से इस तरह से कम्युनिकेट करो। तो वो क्या करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी, मतलब जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, या प्रॉपर चैनल्स मतलब यूट्यूब पे डालेगी, या ऐसी एड्स बनाएगी कि क्या हो, उस लोगों का उसमें इंटरेस्ट एकदम से डेवलप हो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड आया, तो कोविड आया तो क्या था, वो एक क्राइसिस था। उसमें क्या है, वो कोई पीआर स्टंट की जरूरत नहीं है, उसमें आपको क्या है, आपको कम्युनिकेट करना है। द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्टेप्स दैट अ कंपनी टेक्स एट द टाइम ऑफ अ क्राइसिस व्हिच कैन पोटेंशियली डैमेज द रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब हम कोविड का एग्जांपल इसलिए लेके चलते हैं, कोविड कोई रेपुटेशन डैमेज नहीं करेगा, लेकिन जो बहुत सारी कंट्रीज में कोविड आया, अब क्या था, सब लोग अपने अगर कोई कंट्री जैसे इंग्लैंड है वो अपने प्राइम मिनिस्टर पे, या अगर यूनाइटेड नेशंस है वो अपने प्रेसिडेंट पे, और अगर इंडिया है तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो उन्होंने अलग अलग चीजें की, जैसे एक दिन का लॉकडाउन लगाया, देखा क्या उसका रिजल्ट रहता है, और सब चीजें की, उन्होंने कम्युनिकेट किया कि आप ये मेजर्स लें, आप घर से बाहर ना निकलें, आप तीन चार लोग एक साथ खड़े ना हो, आप अपनी शॉप्स को इससे इस टाइम तक खुला रखें। वो क्या था, वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस था, ताकि कोई डैमेज ना आए। अगर किसी कंपनी का लेट्स से कुछ ऐसी न्यूज आई है कि जो कंपनी का सीईओ है वो रिजाइन करने वाला है, या कंपनी के सीईओ ने फ्रॉड कर दिया है, वो भी क्या है, टाइम ऑफ क्राइसिस है, इसमें आपको पीआर स्टंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत है, ताकि आप अपनी रेपुटेशन को बना के रख सको। एंड एनी अनएंटिसिपेटेड इवेंट विद पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू मिनिमाइज द डैमेज। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी वाज हॉस्टेज, इट वाज अ सीरीज बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, वो ना प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन नीचे मतलब एयरपोर्ट स्टेशन पे उन्हें पता नहीं होता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब वो हाईजैकर्स इसलिए हाईजैक करते हैं ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को हाईजैक के ड्यूरिंग लीक कर सके, और उन्होंने शेयर्स पे उन्होंने कुछ खेला था पैसा बनाने के लिए, उनका कुछ और मोटिव था। तो क्या था, अगर ये बातें लोगों को पता लग गई कि ये प्लान हाईजैक होने वाला है, तो लोग क्या होंगे, उनके इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को मालूम पड़ेगा, उनको पता लगेगा कि ये तो उस एयरप्लेन कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल चली जाएगी, शेयर्स गिर जाएंगे। तो इसको उन्होंने बचाने के लिए क्या किया, एक एक इंटरव्यू दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, या सिचुएशन हैंडल हो चुकी है, और अब हाईजैक नहीं है, हमने ये कर लिया वो कर लिया। वो सब क्या है, जो आपको आपका रिस्पॉन्स है टू मिनिमाइज द डैमेज, जो डैमेज होने वाला था उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या था, ये एक रिस्पॉन्स था। और ये हम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस क्यों करते हैं, ये हम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस इसलिए करते हैं ताकि हम हमारा जो ब्रांड वैल्यू है वो ना गिरे, मिनिमाइज द डैमेज और टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम अकरिंग। पीआर स्टंट होता है हमारी जैसे वैल्यू लेट्स से 0 पे है, तो 0 से 2 पे लेके जाने के लिए, या 2 से 5 पे लेके जाने के लिए। और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस क्या होता है, अगर लेट्स से -2 पे आ चुका है, तो -2 को अभी 0 से 0 पे लेके आने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए सिचुएशन को, और उसे और इंप्रूव करने के लिए। अब अब आता है हमारा मार्केटिंग कस्टमर क्लाइंट कम्युनिकेशन। मतलब मार्केटिंग हमने जो मार्केटिंग बुक में पढ़ा था कि मार्केटिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपना प्रोडक्ट को और लोगों को बता सके, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सके, प्रोडक्ट को इंटरेस्टिंग बना सके, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। और हम मार्केटिंग किस थ्रू कर सकते हैं, ब्रोशर्स के थ्रू, फ्लायर्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स, पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सब क्या है, हमारी मार्केटिंग है। और ये एक चैनल क्या है, ये कम्युनिकेशन चैनल है। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है लेट्स से मेरी कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि वो चाहते हैं हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो अब 9 to 4 जॉब करेंगे, या वो अपना
वर्क लाइफ बैलेंस बना के रख सके, तो उन्होंने कुछ चेंज किया। तो ये क्या होता है, ओवरऑल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है। जैसे कंपनी न्यूज़ लेटर्स होते हैं जो विद इन कंपनी ही चलते हैं कि लेट्स से इस डिपार्टमेंट का ये न्यू मैनेजर हायर हुआ, या इसकी प्रमोशन हुई, या स्टेक होल्डर्स चेंज हुआ, या सीईओ चेंज हुआ। वो सब में क्या आता है, इंटरनल कम्युनिकेशन में। टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, रिटन मोड हो सकता है, प्रेस रिलीज हो गया, ईमेल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ये सब क्या है हमारा रिटन मोड। स्पोकन मोड होता है, जैसे मैनेजर ने बोला आपको, मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन में ही, कि हम ना इस एक पर्सन का वो करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे। तो ये सब क्या है, स्पोकन है। और स्पोकन किस थ्रू हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कॉल, मीटिंग, सेमिनार, पैनल्स, ये सब चीजें क्या है, ये स्पोकन मोड है। रिटन मोड आप कुछ रिटन में रिलीज कर रहे हो, स्पोकन मोड आप वहां सामने आके बोल रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, नॉन वर्बल और नॉन स्पोकन कम्युनिकेशन रेफर टू अ पोस्टिंग ऑफ इन्फोग्राफिक, फोटोग्राफ और सच इलस्ट्रेशन। जैसे मेल आया, दिवाली सेलिब्रेशन का मेल आया, नीचे बहुत सारी फोटोज लगी हुई है। अब मुझे वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई वो किस चीज का मेल है, दिवाली सेलिब्रेशन का। ये सब क्या है, हमारे ग्राफिक्स होते हैं। या हमारे पास एक एक मेल आया जिसमें ग्राफ बना हुआ था लोगों की परफॉर्मेंस का, या एसयूवी लॉन्च होने वाली है, तो उन्होंने क्या लिया, पोस्टर्स लगा रखे हैं उसके ऑफ रोडिंग के। ये सब चीजों की क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब मान लो नई बाइक लॉन्च होने वाली थी उनकी पल्सर, तो उन्होंने किया था, वहां एक पल्सर खड़ी कर रखी थी, और दो तीन लोग पल्सर ड्राइव कर रहे थे, उस पर स्टंट्स कर रहे थे। क्यों? ताकि वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे थे कि ये बाइक की ये बेनिफिट्स है। लिसनिंग स्किल्स, अब लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं बोलती जा रही हूँ, आपको समझाती जा रही हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। अनटिल अगर आपको समझ नहीं आएगा, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, तो क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, अपना मैसेज आपने, जैसे मैंने बोला, आपने मैसेज को रिसीव किया, आपने मैसेज को अंडरस्टैंड किया, कि जो मैंने बोला है कि आपको वो समझ आया, आपको सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन समझ आया या नहीं आया। अब जैसे मैंने सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन तो आपको समझा दिया, लेकिन अगर आप उसको याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, मतलब मैंने आपको बोला कि सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। बोल दिया आपने, सुन लिया, लेकिन आपको याद रहा एग्जाम में नहीं। इवैल्यूएट करना, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये चीज़ है, आप उसको इवैल्यूएट करोगे कि ये ठीक भी है या ये ठीक नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपको सुबह उठ के एक बार ब्रश करना चाहिए, फिर दोपहर में ब्रश करना चाहिए, रात में ब्रश करना चाहिए। आपने मैसेज को सुना, आपने मैसेज को समझा कि ब्रश करना है, आपने मैसेज को याद किया, फिर आपने इवैल्यूएट किया 3 टाइम ब्रश करके कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपने फीडबैक दिया मैसेज की, ये तो आप बहुत बकवास बात बता रहे हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, सबसे पहले आपने मैसेज रिसीव किया, मैंने आपको बोला आपने रिसीव किया, आपने उस मैसेज को समझा, आपने उस मैसेज को याद किया, आपने उसको इवैल्यूएट किया कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके जजमेंट के हिसाब से ठीक भी है या नहीं है। फिर आपने क्या किया, फीडबैक दिया कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। लिसनिंग स्किल टेक्निक्स, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ पेइंग अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज स्पीकिंग इज सेइंग टू इफेक्टिवली इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेजेस नोन एज लिसनिंग स्किल्स। मतलब अटेंशन पे करना कि स्पीकर क्या बोल रहा है, उसको अच्छे से फिर इंटरप्रेट करना और उस मैसेज को समझना लिसनिंग स्किल्स है। कहते हैं ना, स्पीकिंग स्किल्स से ज्यादा लिसनिंग स्किल्स की जरूरत है कुछ भी लर्न करने के लिए, या कोई भी स्किल को कल्टीवेट करने के लिए। जैसे मान लो कोई प्लम्बर है, प्लम्बर ट्रेनिंग के अंदर है, अप्रेंटिसशिप पे है, तो वो देख रहा है कि पहले उसने उस टैप को ठीक किया, लेकिन उसने जो उसको सिखा रहा था, उसने बोला कि जब आप टैप को लगाते हो तो इसमें वाल्व लगानी बहुत जरूरी है। बट उसने ना सुना नहीं, या सुन के उसने ना ध्यान नहीं दिया। अब वो जब टैप ठीक करने लगा, मान लो उसने वाल्व लगा ही नहीं, अब पानी लीक हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या है ये, कि लिसनिंग स्किल्स कैन बी कल्टिवेटेड एंड लर्न ओवर टाइम। और ये इसलिए जरूरी है ताकि आप मैसेज को सुनो, समझो और उसे इंप्लीमेंट करो। प्रिपेयर इन केस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्लान्ड वन विद क्लैरिटी ऑफ एजेंडा, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट बाय रीडिंग फ्रॉम वेरियस रेलेवेंट सोर्सेज। जैसे अगर आप कोई डिबेट पे जा रहे हो, या जैसे दो कोई गवर्नमेंट पार्टीज हैं या दो एमएलएज हैं, वो डिबेट पे हैं, और वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने आए कि हमें हमें क्या ये डैम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आप बिना प्रिपेयर हुए चले गए, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेगा कि क्या बजट है, क्या इस लोगों से उस गांव के लोगों को दिक्कत होगी या नहीं होगी, या क्या डेवलपमेंट होगी। तो क्या कह रहे हैं कि आपको एक क्लियर एजेंडा के साथ जाना चाहिए, और आपको समझना चाहिए, आपको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज से पूछना चाहिए कि वहाँ की सॉइल इसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वहाँ बजट सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, इनफ वाटर होगा डैम बनाने के लिए नहीं होगा। ये सब जो चीजें, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के लिए आपको प्लान होकर चलना पड़ता है। पे अटेंशन, अगर कोई बोल रहा है तो आप उस मतलब जैसे डिबेट ही चल रही थी, तो पार्टी ए जो है और जो पार्टी बी है, पार्टी ए बोल रही है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, पार्टी बी ने सुना ही नहीं, तो अगर वो सुनेगा नहीं तो वो कैसे क्वेश्चन बैक कर सकेगा, कैसे रिव्यू दे सकेगा। डू नॉट इंटरप्रेट क्या होता है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या आपका बॉस कुछ बोल रहा है, या बीइंग अ बॉस आपका एम्प्लॉय कुछ बोल रहा है, तो आप उसकी पहले सुनो, उसको समझो, तब उसे उसको रिस्पॉन्ड करो। लेकिन आप उसको बार बार इंटरप्रेट करे जा रहे हो, जैसे वो समझाने लग रहा है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, और आपने सुना ही नहीं, आप बीच में इंटरप्रेट कर रहे हो, तो वो उसको क्या लिया जाता है, बैड हैबिट। बीइंग रूड एंड कैन सेंड आउट अ सिग्नल दैट यू डू नॉट वैल्यू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। ये रूड हो सकता है, और ये क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप नहीं। एम्पैथाइज, एम्पैथाइज मतलब आप मैसेज को समझो कि उसका इमोशन क्या है, उसका इमोशन हैप्पी है तो उसका हैप्पी हो, अगर उसका इमोशन कुछ सैड है तो आप उसके साथ एम्पैथाइज करो। एम्पैथेटिक मतलब दया की भावना। An effective listener has the quality of being empathetic and considerate towards the speaker. It simply means that you encourage the speaker to share her perspective and then understand the emotions involved. आस्क क्वेश्चंस मतलब अगर कोई स्पीकर बोल रहा है, अगर आपको कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गैप है, कुछ डाउट्स है, तो इट इज बेस्ट टू क्लैरिफाई रादर देन मिसअंडरस्टूड द मैसेज। जैसे कहते हैं ना, दो लोगों में लड़ाई होगी थी कि इसे मतलब क्लियर कर लो, इसे क्लैरिफाई कर लो, जो भी है मिलके बैठ के बात करो, क्वेश्चन करो, समझो। रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग प्री मेच्योर जजमेंट, मतलब जैसे मुझे कोई इंसान इंटरव्यू देने आया, अब वो ज़्यादा अच्छे से ड्रेस नहीं था, वो बहुत डर रहा था, वो नर्वस था, या वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, और मैंने उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए रखना था। अब मैंने उसको ऐसे ही जज कर दिया कि नहीं, नहीं तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम जाओ। मैंने उसकी स्किल्स टेस्ट नहीं की। तो इससे क्या, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग प्रीमेच्योर जजमेंट। फीडबैक रेफर्स टू
the speaker that you were intended feedback does two very important things. It shows the speaker that you were indeed listening genuinely. मतलब feedback क्या होता है कि जो आप अपना जो speaker हो उसको आप सच में सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो। अगर आपने सुना है तो आप उसे feedback दो, उसने अच्छा बोला या उसने कुछ टॉपिक पे बोला तो ये कि इसमें ये चीज करो, ये इंप्रूव करो। रूड नहीं होना कि अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, नहीं, उसको फीडबैक दो। और कोई जजमेंट पहले से क्रिएट मत करो, पहले सिचुएशन को समझो, उसको टेस्ट करो कि इज इट राइट या रॉन्ग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब आप अच्छे से सुन रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, अच्छे से फीडबैक दे रहे हो, ये क्या है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। सूडो लिसनिंग, सूडो सूडो आपने पढ़ा होगा साइंस में कि सूडो मतलब वेग। Pseudo listening क्या होती है? Pseudo listening refers to the act of portraying as if one is being active in a conversation, whereas in reality he may be completely ignoring what the speaker is saying. Pseudo मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसकी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये क्या है? सूडो, जैसे आप नॉड कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है मैं सुन रही हूँ। बियर बाइसेप्स के जो इंटरव्यू होते हैं, सूडो लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि आप बस वही सुन रहे हो जो आप सुनना चाह रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सिलेक्टिव लिसनिंग रेफर्स टू फिल्टरिंग ऑफ द इनकमिंग मैसेज टू लेट इन ओनली द पार्ट दैट इंटरेस्ट द लिसनर। जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में सबसे पहले था कि क्या क्या हमने प्रेजेंट करना है, क्या शेयर्स की वैल्यू है, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद आपका बस ध्यान है कि हम इस फ्राइडे को पार्टी करने वाले हैं, तो आपने बस वही सुना जो आप सुनना चाहते हो। इंसुलेटेड लिसनिंग, इट इज द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर द कम्युनिकेशन इज नोन इंसुलेटिंग, कि आपने क्या किया, आपने सुन तो लिया लेकिन आपने उसको अवॉइड कर दिया। आप कुछ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन को जान के अवॉइड करना चाहते हो, जैसे कि हम अपना ले ऑफ करेंगे 100 एम्प्लॉइज का, तो आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, आप उसे अवॉइड कर रहे हो। स्टेज हॉगिंग, या आपका बॉस आपको बोल रहा है कि ये आपको कल तक प्रेजेंटेशन बना के देनी है, आपने उसको जान के अवॉइड कर दिया, आपने सुना ही नहीं उसे। स्टेज हॉगिंग, सम पीपल सीम टू बी इंटरेस्टेड ओनली इन कन्वेइंग देयर ओन फीलिंग्स, आइडिया, एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई कोई होते हैं ना, एम्प्लॉइज होते हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, जैसे राखी सावंत। वर्बल, नॉन वर्बल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। वर्बल स्किल कौन सी होती है? जो आपने बोल के या लिख के दिखाई, कि आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो, किस तरह से अपने वर्ड्स को यूज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हमेशा जैसे आपने स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, हमारी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वो अपने ऑडियंस से बीच बीच में बात करते हैं। नो अबाउट योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जानो कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। आपकी ऑडियंस अगर बच्चों वाली है तो आप उस टाइप का मैसेज दो। अगर आपकी ऑडियंस जेन जी है तो उस टाइप के स्लैंग्स यूज करो, या ओल्ड अगर आपकी कोई ऑडियंस है तो इस हिसाब से। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपकी बातों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। आर्टिकुलेशन, क्लोजली रिलेटेड टू क्लैरिटी ऑफ थॉट इज आर्टिकुलेशन, व्हिच मींस हाउ क्लियरली द थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब आपने अपनी बातों को कितने अच्छे से कन्वे किया। अगर आप सैड हो तो आपने बोल दिया मैं सैड हूँ, क्यों सैड हो, कैसे सैड हो, ये सब चीजें। इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, इंटोनेशन मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस बहुत रेफर करती है पब्लिक स्पीकिंग में। अगर आपने किसी चीज पे फोकस करना है तो आप उसकी थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर देते हो। मतलब आपने देखा होगा म्यूजिकल टच, ये सब चीजें क्या है, आपका पिच हाई करना, लो करना, ये सब क्या इंटोनेशन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस मींस टू कंट्रोल योर वॉइस टू मेक इट साउंड लाउडर, इमोशनल, थ्रिलिंग, ड्रामेटिक। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी क्या है? आपने अपने मैसेज को समझा, रिसीवर की जो स्किल्स है, दिस इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टी, अपना उसके पॉइंट ऑफ व्यू। एंगेजिंग द ऑडियंस, मैंने आपको बताया था। नॉन वर्बल स्किल्स कौन सी होती है? टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ नॉन वर्बल स्किल्स। प्रोक्सेमिक्स, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक द फिजिकल स्पेस अराउंड देम इन्फ्लुएंस। हम ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, टाइप एंड टेक्निक्स ऑफ नॉन वर्बल स्किल्स। थैंक यू एंड गुड बाय।